जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में। साथियों, आज बात करेंगे हम जीव विज्ञान के 100 क्वेश्चन के बारे में, जिसमें बायोलॉजी का एक संपूर्ण निचोड़ समाहित किया गया है और इसमें हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। इस सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। चलिए आज का अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहा ए। निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीवन का भौतिक आधार माना जाता है प्रोटोप्लाज्म। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कोशिका के नाभिक के अंदर कौन सा तरल होता है? जो कोशिका होता है उसके नाभिक में कौन सा तरल होता है? उसमें होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन केवल पौधे कोशिका में मौजूद होते हैं? पौधे कोशिका में कौन है जो मौजूद होते हैं? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी कोशिका झिल्ली या ऑप्शन डी रितिका। तो कोशिका भित्ति केवल पौधे सेल में प्राप्त होते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कोशिका के निम्न में किस हिस्से में पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड पानी ऊर्जा में टूटता है? पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा में टूटता है। ये टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सेल शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो सेल शब्द दिया गया था रॉबर्ट हुक। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, रॉबर्ट हुक दिया गया था 1665 में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। कोशिका के लिए उपयोग नहीं किया जाता है तो इसको विषाणु के लिए उपयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, विषाणु कोशिका के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, विषाणु। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी? तो 1665 में कोशिका के सेल रॉबर्ट हुक, कोशिका के सेल का रॉबर्ट हुक द्वारा खोज किया गया था। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीले हरे शैवाल है, जो नीले हरे शैवाल होते हैं वो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ए और बी दोनों, या ना तो ए ना तो बी। तो नीले हरे सेल होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, मैच द कॉलम है। सेल ऑर्गेनेल्स और उसके कार्य में हमको मैचिंग करना है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम और लाइसोसोम। तो सही सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया तो वो एटीपी का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। राइबोसोम, तो राइबोसोम प्रोटीन फॉर्मेशन करता है और लाइसोसोम इंट्रासेलुलर पाचन करता है। तब इसको मैच कर लेंगे। 1 का 4, 1 का 4 और 2 का 1, 1 का 4, 2 का 1। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसी को हम लोग एग्जाम हॉल में टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं लोग, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी में मिला देते हैं। तो देखते हैं 4, 4, 1 के 4। तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत बचा हमारा सी और डी। उसका देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट काम होता है प्रकाश संश्लेषण का, प्रकाश संश्लेषण ए। तो हमारे यहीं से ऑप्शन बन जाता है। हमको चारों ऑप्शन देखने की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन गलती ना हो इसीलिए सब ऑप्शन एक एक करके चेक करने में ही भलाइया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन कुछ ही लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, लेकिन लंबा चौड़ा क्वेश्चन से हम लोग एग्जाम में जल्दी निपट जाते हैं। जितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता है ना, उसका आंसर बहुत ही छोटा होता है। इस बात को हमको बिल्कुल ध्यान देना होगा
जितना एग्जाम में लंबा चौड़ा दिया जाता है वो केवल बिल्कुल डराने के लिए दिया जाता है। देखिए कह रहा है एक ऑर्गेनेल का नाम बताइए जो अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेज क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, जिससे पूरे कोशिका में, देखिए जहाँ भी पैकेजिंग का नाम आएगा ना, पैकेजिंग के हो जाएगा गोल्गी तंत्र। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, गोल्गी बॉडी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, पैकेजिंग के काम आता है गोल्गी बॉडी। क्वेश्चन नंबर 11, हाइपरप्लेसिया क्या अर्थ क्या है? जो हाइपरप्लेसिया है उसका अर्थ होता है जब शरीर में कोशिकाओं सेल के असमान वृद्धि हो उसको हाइपरप्लेसिया कहते हैं। जब शरीर में कोशिकाओं की संख्या में असमान वृद्धि हो उसको हाइपरप्लेसिया कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा हाइपरप्लेसिया के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12, जीवित जीवों की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई क्या है लिविंग स्ट्रक्चर की? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक कोशिका। ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, लेकिन ये लगभग हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा इसकी हाई होती है। इसका क्वेश्चन पूछेगा सेल द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ लाइफ। तो ऑप्शन हो जाएगा सेल, कोशिका। ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फिल द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। डैश डैश एक माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी गई कोशिकाओं ऊतक और अंगों के माइक्रोटोमी का अध्ययन, जब कोशिका ऊतकों के अंगों को माइक्रोटोमी का अध्ययन होता है उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी जीव कोशिका है? सबसे छोटी जीव कोशिका कौन सा? तो सबसे छोटी जीव होता है वायरस यानी विषाणु। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग सभी बैक्टीरियो में मौजूद होती है? सभी बैक्टीरियो में मौजूद होती है मीसोसोम होती है। ये सभी बैक्टीरियो में यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में दोनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा, मीसोसोम। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय परिवहन है? कौन सक्रिय परिवहन है? तो कह रहा है ऑप्शन ए यह श्वसन से ऊर्जा के उपयोग के साथ विसरण प्रवणता के विरुद्ध किसी पदार्थ की गति है। ये तो बिल्कुल सही कथन है, फिर भी हम लोग रिस्क न लेके सब ऑप्शन को एक एक करके पढ़ लेंगे। ये ऊर्जा के उपयोग के बिना नहीं, उपयोग के साथ। यह प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा के उपयोग के साथ विसरण प्रवणता के विरुद्ध किसी पदार्थ की गति की है। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण नहीं होकर एक श्वसन की ऊर्जा होती है, और ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी यह श्वसन से ऊर्जा के उपयोग के साथ विसरण प्रवणता के साथ किसी पदार्थ की गति करी भी बिल्कुल गलत। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 16 का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। किस कोशिकांग ने अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? किसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है? एक क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में हमको टाइम कंज्यूम करता है। देखिए इसमें कह रहे हैं कोशिकांग डीएनए और राइबोसोम, तो इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में डीएनए और राइबोसोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 वायरस को मारना मुश्किल है क्योंकि इनमें जो वायरस होती है उसको मारना बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें कोशिका की संरचना की बहुत कम होती है। इसमें कोशिकीय संरचना की कमी होती है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, कोशिकीय संरचना की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 प्लास्टिड जिनमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाओं जैसे पदार्थ जमा होते उसे क्या कहलाते हैं?
इनको कराते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट इसमें स्टार्टेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ जमा होते हैं, उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं में स्फीति और कठोरता किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? कठोरता किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो इसको प्राप्त किए जाते हैं रिक्तिकाय। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। रिक्तिकाय द्वारा स्फीति और कठोरता एक पादप कोशिका में प्राप्त की जाती है। राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कोशिका भित्ति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? जो कोशिका भित्ति है उसके बारे में सत्य को पहचान करना है। इसमें कह रहे हैं कोशिका भित्ति मुख्य रूप से लिपिड से बना होता है। नहीं, कोशिका मुख्य रूप से लिपिड से नहीं बना होता है, ये बना होता है सेलुलोज का। कोशिका भित्ति स्टार्च से बना होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोशिका भित्ति मुख्य रूप से प्रोटीन? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज से बना होता है। राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। देखिए, चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद हमारा लास्ट में ऑप्शन निकल रहा है। राइट ऑप्शन इज डी, सेलुलोज। कोशिका भित्ति हमारा सेलुलोज से बना होता है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए नहीं होता है? ये बिल्कुल ध्यान रखना है, इसमें नहीं होता है, सत्य है, असत्य है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन याद रहते हुए भी गलत ऑप्शन एग्जाम हॉल में लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक अलग ही माहौल, अलग ही प्रेशर रहता है। कम समय में अधिक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, फिर उसके साथ थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस भी होता है। OMR भरने के लिए अटेंडेंस, बहुत तरह की प्रक्रिया उसमें एग्जाम हॉल में होती है, इसीलिए बिल्कुल एक एक शब्द पर ध्यान देना होता है। किस कोशिकांग में डीएनए नहीं होता है? तो डीएनए नहीं होता है, उसमें होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम के पास डीएनए नहीं होता। राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है रिक्तिका के चारों ओर की झिल्ली कहलाती है। जो चारों ओर की झिल्ली होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा, टोनोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 24, कोशिकांग सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कोशिकांग का सिद्धांत होता है, कौन सा कथन सत्य है? इसमें हम लोग एक एक ऑप्शन देखना पड़ेगा। कोशिकांग सिद्धांत कवक पर लागू नहीं होता है, ये बिल्कुल लागू नहीं होता है। सही है? नहीं, बिल्कुल क्या कह रहे हैं? कोशिकांग सिद्धांत कवक पर लागू नहीं होता है, बिल्कुल गलत है, लागू होता है। कोशिका सिद्धांत वायरस पर लागू नहीं होता है, ये बिल्कुल कथन हमारा सही था। कोशिका जो सिद्धांत है, सेल थ्योरी, वो वायरस पर लागू नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कर इन कथनों में कौन सा सही है? सही कथन का हमको पर पहचान करना कर रहा है। कथन 1 में पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित करते हैं। बिल्कुल सही, कार्बोहाइड्रेट के रूप में उसको संग्रहित करते हैं। पौधे के क्लोरोफिल होता है, बिल्कुल सही, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। पादप कोशिका में वृद्धि नहीं पाती, बिल्कुल गलत, ये पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए और सी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 26, पादप कोशिका में कौन सा कोशिका अनुपस्थित होता है? अनुपस्थित होता है पादप कोशिका में सेंट्रोसोम जो होता है वो पादप कोशिका में अनुपस्थित यानी एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कोशिका विभाजन का सबसे लंबा चरण होता है इंटरफेज। इसमें 4 फेज होता है, SO, G1, G2, S और इंटरफेज। सबसे लंबा फेज होता है इंटरफेज। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है समसूत्री विभाजन का सबसे लंबा चरण। समसूत्री विभाजन का
जो इंटरफेज में होता है मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज और टीलोफेज, इसमें सबसे लंबा फेज कौन सा होता है? इसमें होता है प्रोफेज। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, प्रोफेज सबसे लंबा चरण में होता है। क्वेश्चन नंबर 29, डीएनए संश्लेषण में होता है, डीएनए किस में होता है? G1, S, इंटरफेज या मेटाफेज? जीवन संश्लेषण होता है एस फेज में। डीएनए संश्लेषण मतलब डीएनए सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस होता है एस फेज में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? आँख, डिम्ब या शुक्राणु? तो अर्धसूत्री का विभाजन डिम्ब और शुक्राणु दोनों में होता है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन किस में होता है? तो सेल दो तरह का होता है, एक प्रोकैरियोट्स और एक यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में असूत्री विभाजन, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा प्रोकैरियोट्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। तो कह रहा है गुणसूत्र संरचना। गुणसूत्र संरचना डैश डैश के दौरान सबसे अच्छी तरह से देखी जा सकती है। तो एनाफेज, मेटाफेज या प्रोफेज? तो इसमें सबसे अच्छी तरह से देखा जाता है मेटाफेज में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा मेटाफेज। प्रश्न संख्या 33 में कह रहे हैं किस निम्नलिखित में से किस चरण में स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है? तो स्पिंडल फाइबर का निर्माण मेटाफेज में होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है अर्धसूत्री विभाजन में कितनी संतति कोशिका उत्पन्न होती है? तो अर्धसूत्री विभाजन में 4 कोशिका। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा 7। 4 संतति कोशिकाएं उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है एक औसत वयस्क व्यक्ति की प्रति मिनट श्वसन दर की सामान्य सीमा। एक वयस्क व्यक्ति के प्रति मिनट का श्वसन दर की सामान्य सीमा होती है 15 से 18 प्रति मिनट। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा 15 से 18। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है परिपक्व स्तनधारी एरिथ्रोसाइट में शोषण होता है। परिपक्व स्तनधारी एरिथ्रोसाइट में किस तरह का शोषण होता है? तो उसमें होता है अवायवीय। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा अवायवीय। प्रश्न संख्या 37 श्वसन सतह की एक विशेषता नहीं है। श्वसन सतह की एक विशेषता नहीं है सूखा श्वसन सतह की एक विशेषता नहीं है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सूखा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मानव शरीर में श्वसन गतिविधि के केंद्रीय नियंत्रण का कौन करता है? मानव शरीर में जो श्वसन गतिविधि होता है उसमें ब्रेन का कौन सा हिस्सा करता है? क्या करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा जो श्वसन गतिविधि को नियंत्रण करता है। प्रश्न संख्या 41 निम्नलिखित में से कौन आयु के ऑक्सीजन के बिना रह सकता है? आयु ऑक्सीजन के बिना रह सकता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा खमीर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइकोप्लाज्म होता है तो विदाउट ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा माइकोप्लाज्म यानी खमीर। क्वेश्चन नंबर 42 कर रहा है श्वसन एक डैश डैश प्रक्रिया है। श्वास एक डैश डैश प्रक्रिया है जबकि श्वसन एक डैश डैश प्रक्रिया। इनको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। श्वास एक रासायनिक प्रक्रिया है जबकि श्वसन एक भौतिक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 43, सांस के दौरान फेफड़ों के अंदर में किस तरह का परिवर्तन होता है? तो इसके अंदर आयतन वृद्धि से दबाव घटता है। जब सांस के लेते हैं तो आयतन वृद्धि से दबाव घटता है। राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर त्वचा के साथ साथ फेफड़ों से भी सांस ले सकता है? मेढक होता है जो त्वचा के साथ साथ अपने फेफड़े से भी सांस ले सकता है। राइट ऑप्शन इज डी, मेढक, फ्रॉग। क्वेश्चन नंबर 45, विषम शून्य यानी इसमें से कौन सा है जो ऑड है? नाक का छेद, नाक का चैम्बर, नाक का छेद, ग्रासनी या वाई नलो। जो इसमें विषम हो जाएगा वाई नली हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, खमीर में अवायवीय सांस के दौरान निम्नलिखित में कौन सा उत्पादन नहीं होता है? इसमें लैक्टिक अम्ल का उत्पादन नहीं होता। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। प्रश्न संख्या 47, मानव फेफड़ों में एल्वियोली की संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या होती है 500 मिलियन। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 500 मिलियन। प्रश्न संख्या 48, लेरिक्स प्रमुखता डैश डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो लेरिक्स को हम लोग कठमनी के रूप में भी इसको जानते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, कठमनी। राइट ऑप्शन इज सी, कंठमनी। क्वेश्चन नंबर 49, सबसे महत्वपूर्ण श्वसन मांसपेशी होता है डायफ्राम। राइट ऑप्शन इज सी, डायफ्राम। प्रश्न संख्या 50, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन कर रहा है, श्वसन की प्रक्रिया में हवा में निम्नलिखित में से किस घटक की मात्रा नहीं बदलती है? जो मात्रा नहीं बदलती है नाइट्रोजन की। राइट ऑप्शन इज डी, नाइट्रोजन। 51 की बात करते हैं। तो कह रहा है मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, सही क्रम में इसको सजाना है। तो ऑक्सीजन का परिवहन सबसे पहले होता है फेफड़े के बाद रक्त, उसके बाद ऊतक में आता है। तो हमारा ऑप्शन 2, 1 और 3 वाले ऑप्शन सी हो जाएगा, 2, 1, 3। राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी होती है तो श्वसन दर क्या होगा? जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कमी होगी तो श्वसन दर अपने आप से बढ़ना शुरू हो जाएगी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, बढ़ जाती है। प्रश्न संख्या 53 कह रहा है श्वसन के दौरान ऊर्जा निम्न रूप से उत्पन्न होती है। जब श्वसन के दौरान ऊर्जा निम्न रूप से उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं एटीपी के रूप में उत्पन्न होती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये बिहार पुलिस में इसका एटीपी का फुल फॉर्म या विस्तारित फॉर्म क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो ऐसे ही करके हम लोग को डिस्कशन करना है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में पुनः रूपांतरण कहलाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में रूपांतरण होता है, उसको बोलते हैं वायु श्वसन। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, वायु श्वसन। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है मानव में कंदुक खलिका संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? कंदुक खलिका, इसमें उसका उदाहरण हो जाएगा कुल्हे का जोड़। राइट ऑप्शन इज सी, कुल्हे का जोड़ है जो कंदुक खलिका का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 56 दो हड्डियों एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक द्वारा जोड़ी जाती है जिससे कहा जाता है, जब दो हड्डियों के बीच में संयोजी ऊतक द्वारा जोड़ी जाती है उसको बोलते हैं हम लोग लिगामेंट। राइट ऑप्शन इज बी, लिगामेंट। प्रश्न संख्या 57
कह रहा है इन हड्डियों में कौन सा मानव कान का हिस्सा नहीं है। तो मानव कान में 3 हड्डियाँ होती है, मेलिसस, इनकस, स्टेप्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फीमर। फीमर होता है एक पैर की हड्डियों को, जो पैर की हड्डी का सबसे लंबा हड्डी, शरीर का सबसे लंबा हड्डी फीमर को ही बोला जाता है। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, फीमर। क्वेश्चन नंबर 58, मानव में खोपड़ी में हड्डियों की संख्या क्या होती है। खोपड़ियों में टोटल हड्डियों की संख्या होती है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 59, निम्नलिखित में कौन अक्षीय कंकाल का हिस्सा नहीं है। तो एस्केपुला है जो अक्षीय कंकाल का हिस्सा नहीं है। राइट ऑप्शन इज सी, एस्केपुला। प्रश्न संख्या 60 कह रहा है चेहरे की हड्डियों की कुल संख्या, जो फेस बोन होते हैं, फेस में हमारे टोटल हड्डियों की संख्या 12 होती, चेहरे की टोटल हड्डियों की संख्या 14 होती है। राइट ऑप्शन इज सी, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा केवल दिशा में हिलाया जा सकता है। एक ही दिशा में हिलाया जा सकता है, कहने का मतलब है तो जो हिंग ज्वाइंट होता है, हिंग ज्वाइंट केवल दिशा में हिलाया जा सकता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, हिंग ज्वाइंट। हिंग ज्वाइंट में इसका एग्जांपल हो जाता है किहुने की हड्डी, जैसे हम लोग किहुना हिलाते हैं तो एक साइड में हिलता है, उसका रहता है ठिवने की जोड़, किहुने की जोड़, ये हिंग ज्वाइंट में इसका उदाहरण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी का नाम बताइए। तो शरीर का सबसे लंबी और भारी हड्डी होता है फीमर। राइट ऑप्शन इज सी, फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर मनुष्य की खोपड़ी में एकमात्र चल हड्डी का नाम बताइए। मनुष्य की खोपड़ी के टोटल हड्डियों की संख्या होती है 22, जिसमें एक ऐसा हड्डी होता है जो मूव करता है, यानी मूवेबल बोन्स। तो होता है जबड़ा का हड्डी का मूव करता है, जबड़ा में वो भी लोअर जॉ, नीचे वाले जॉ भी मूव करता है। तो राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 64, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम बताइए। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी होती है फिबुला। राइट ऑप्शन इज ए, फिबुला। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 65, रक्त, यहाँ पे मिस्टेक है, रक्त में होते हैं प्रोटीन और हार्मोन की मात्रा पाई जाती है। राइट ऑप्शन इज ए, रक्त में प्रोटीन और हार्मोन की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 66, उपस्थिति किसमें नहीं पाई जाती है। उपस्थिति किसमें नहीं पाया जाता है। वक्र में। राइट ऑप्शन इज सी, वक्र में उपस्थिति नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, कर अस्थि समृद्ध होता है, यानी अस्थि में कौन कौन से कॉम्पोजिशन पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस। राइट ऑप्शन इज बी, कैल्शियम और फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 68, ऐच्छिक पेशियाँ पाई जाती है। ऐच्छिक पेशियाँ अंगों में पाई जाती है, अंगों में पाई जाती है। इसका भी राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अंग। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में कौन सी कोशिका शरीर के उपस्थिति ऊतक में पाई जाती है। उपस्थिति ऊतक में पाई जाने वाली है कॉन्ड्रियोसाइट। राइट ऑप्शन इज डी, कॉन्ड्रियोसाइट। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का कार्य क्या है, यानी HCl का फंक्शन क्या है। यह पेप्सिन एंजाइम को प्रभावी बनाता है। बिल्कुल सही। यह बैक्टीरिया को मारता है जो भोजन के साथ आमाशय में प्रवेश करता है। ये भी बिल्कुल सही है। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ए और फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है कि हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल की मात्रा पाई जाती है, वो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अग्नाशयी रस में मौजूदा एंजाइम होते हैं। अग्नाशयी रस में मौजूदा एंजाइम कौन कौन से होते हैं, तो इसमें ट्रिप्सिनोजेन, लाइपेज, एमाइलेज,
कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज, राइट ऑप्शन इज डी। ट्रिप्सिनोजेन, एमाइलेज, लाइपेज, एमाइलेज, कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज। प्रश्न संख्या 72, एक दंत स्थिति जो अत्यधिक सेवन के कारण दांतों के इनेमल में देखा जाता है, जिससे दांत अक्सर विचित्र दिखाई देती है, किस एलिमेंट का अधिकतम सेवन करने से दांतों का इनेमल खराब होने लगता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, फ्लोराइड। राइट ऑप्शन इज ए, फ्लोराइड के कारण दांतों में विचित्र या अक्सर विचित्र चित्र दिखाई देने लगता है। क्वेश्चन नंबर 73, भोजन का पूर्ण पाचन होता है, जो भोजन का फाइनली डाइजेशन होता है कहाँ पे? तो इसका डाइजेशन हो जाएगा स्मॉल इंस्टेंटाइन, यानी छोटी आंत में। राइट ऑप्शन इज बी, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारे शरीर के किस अंग में भोजन अवशोषित होता है? भोजन अवशोषित होता है तो छोटी आंत में हमारे शरीर का भोजन अवशोषित होता है। राइट ऑप्शन इज सी, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, मनुष्य में लैक्टाइल पाया जाता है। मनुष्य में लैक्टाइल पाया जाता है इलियम में। इलियम का ही पोर्शन होता है लैक्टाइल। राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 77, एंट्रोकाइनेंस के रूपांतरण किसके रूपांतरण में मदद करता है? तो एंट्रोकाइनेंस होता है पेप्सिनोजेन से पेप्सिन। राइट ऑप्शन इज बी, पेप्सिनोजेन से पेप्सिन को कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 77, मानव अमाशय में मौजूद गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी गैस्ट्रिक ग्रंथियों के निम्नलिखित में कौन सा कुछ सही है? यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन नामक एक पाचक एंजाइम छोड़ते हैं। बिल्कुल सही। ये ग्रंथियां अमाशय की दीवार में मौजूद होती है। ये भी सही है। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है 18 साल के लड़के राहुल का डेंटल फार्मूला क्या होगा? जो 18 साल का एज हो जाता है उसका डेंटल फार्मूला होता है 21-23/21-23। राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में कौन सा मानव दांत की विशेषता नहीं है? इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है? देखिए, दांत होती है गर्त दंती, सही होता है। द्विवार दंती दोबारा उत्पन्न होता है। विषम दंती एक समान दांत नहीं होता है। सम दंती नहीं, बिल्कुल गलत। यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, विषम समदंती। राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे कठोर पदार्थ इनेमल। राइट ऑप्शन इज बी, इनेमल दांतों में पाया जाता है तो सबसे कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है पेरोटिड ग्रंथि, पेरोटिड ग्लैंड्स। राइट ऑप्शन इज ए। 82 नंबर, अपेंडिक्स मौजूद होता है। ये होता है अधनाल में। ऑप्शन बी हमारा सी हो जाएगा, अपेंडिक्स मौजूद होता है अधनाल में। 83, लार की मात्रा हमारे शरीर में कितनी होती है? तो हमारे शरीर में लार की मात्रा 1000 ml। राइट ऑप्शन इज डी, 1000 ml होती है। क्वेश्चन नंबर 84, वायु नली में भोजन में प्रवेश करता है। वायु नली में भोजन में प्रवेश करता है एपिग्लोटिस। राइट ऑप्शन इज सी, एपिग्लोटिस के माध्यम से भोजन प्रवेश करता है। 85, मनुष्य की मुख्य गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है? मुख्य गुहा में प्रारंभ हो जाता है कार्बोहाइड्रेट। राइट ऑप्शन इज सी, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लार की सहायता से पचता है? लार की सहायता से पचता है स्टार्च। लार की सहायता से डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है स्टार्च का।
87 मानव जीव का कड़वा के प्रति संवेदनशील क्षेत्र होता है। जो मानव जीव होता है टिप्स, मध्य भाग, पश्चिम भाग या किनारा, तो इसमें कड़वा का संवेदनशील होता है पश्चिम भाग। राइट ऑप्शन इज सी, पश्चिम भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एंजाइम क्या है? एंजाइम एक प्रकार की प्रोटीन है। राइट ऑप्शन इज सी, एंजाइम एक प्रकार की प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 89, पदार्थ जो जीवित प्रणालियों में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार है वो है एंजाइमो। राइट ऑप्शन इज डी, एंजाइम जो होता है वो उत्प्रेरित करने के लिए कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 19, एंजाइम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? वे जैव उत्प्रेरक है, बिल्कुल सही। वे अपने कार्य उस जगह पर करते हैं जहां उनका उत्पादन किया जाता है, ये भी सही है। हमारा दोनों का स्टेटमेंट सही है। राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 91, स्टार्च से ग्लूकोज के हाइड्रोलाइसिस में शामिल एंजाइम को क्या बोलते हैं? जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो स्टार्च से ग्लूकोज को जो कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं एमाइलेज। एमाइलेज के उपस्थिति में स्टार्च से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 92, वो कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलने के लिए उत्प्रेरित कर सकता है? जाइमेज है, जाइमेज एंजाइम जो ग्लूकोज को इथेनॉल बदलने में उत्प्रेरित करता है। राइट ऑप्शन इज ए, जाइमेज। ये डाइजेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। जो ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथेनॉल में चेंज करता है, स्टार्च से ग्लूकोज, फैट, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं और ये कन्फ्यूजन टाइप का क्वेश्चन एक तरह का होता है। क्वेश्चन नंबर 93, देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हमें सावधानी से पढ़ना होता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसा रहता है, लगता है कि सही है लेकिन इसके आंसर गलत भी हो जाता है। ये एसेशन टाइप का रीजन है। अभिकथन और कारक। अभिकथन कर रहा है मानव शरीर सेलुलोज को पचाने में असमर्थ है, बिल्कुल गलत। मानव शरीर में स्टार्च अपक्षयी एंजाइम डाइजेस्ट कर पाया जाता है, बिल्कुल सही। तभी कथन गलत है और कारक सही है। ये झूठा और आर सच है, बिल्कुल सही। राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 94, देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, अभिकथन और कारक टाइप के। हमारे भोजन के सभी प्रोटीन छोटी आंत में ही पच जाती है, नहीं, बिल्कुल गलत। प्रोटीन का डाइजेशन, लास्ट डाइजेशन छोटी आंत में होती है लेकिन सभी प्रोटीन छोटी आंत में नहीं होती है। अग्नाशय से प्रोटीन पाचन एंजाइम छोटी आंत में छोड़ा जाता है, ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये झूठा और आर सत्य। राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 95, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग से शुरू होता है? तो प्रोटीन का डाइजेशन अमाशय में शुरू हो जाता है, इसका डाइजेशन। 96, ये भी एसर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन है। मानव शरीर में वसा का पाचन में यकृत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिल्कुल सही। लीवर 2 महत्वपूर्ण वसा पाचन एंजाइम उत्पन्न करता है, नहीं, बिल्कुल गलत। राइट ऑप्शन इज सी, ये सच है और आर झूठा है। 97, निम्नलिखित में कौन सा मानव तंत्र में पाचक एंजाइम नहीं है? इसमें से गैस्ट्रिन के पास कोई भी डाइजेशन एंजाइम नहीं होता है। राइट ऑप्शन इज बी, गैस्ट्रिन। 98, मानव शरीर में अधिकांश पाचन प्रक्रिया उत्पन्न होती है। इसका पाचन प्रक्रिया उत्पन्न सबसे ज़्यादा होती है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है? पेप्सिन होता है जो प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। राइट ऑप्शन इज ए, पेप्सिन। ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100, लिपिड का पाचन निम्नलिखित से कुछ उपस्थिति में होता है। लिपिड का पाचन किसके उपस्थिति से होता है? एक होता है पित्त अम्ल के और एक लाइपेज के साथ। पेप्सिन के साथ नहीं होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी।